एक व्यक्ति जो अपने गांव में बहुत ही ज़्यादा रसूखदार होता है और कुछ दिन पहले उसकी एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद जो पति होता है ज़्यादातर अपने कामकाज पर रहा करता, घर में उसकी सास और बहू दोनों रहा करती। जो बहू होती है वो फ़ोन पर किसी से लगातार बातें किया करती। लेकिन एक दिन का वाक़या होता है जब पति अपनी बहन से मिलने के लिए वहाँ से कुछ दूरी पर चला जाता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो जो पत्नी है बार बार उससे यही पूछ रही होती है, तुम कहाँ आ गए, मुझे तुम्हारा इंतज़ार है, कब तक घर आओगे। दोस्तों, फिर गांव के ही दो लड़कों को उस व्यक्ति को लेने के लिए भेज दिया जाता है। जो गांव की और उस स्टेशन की दूरी होती है लगभग 10 किलोमीटर की होती है। और जब वो दो लड़के साथ में उसके वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में होता है इतना बड़ा कांड जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति एक बार के लिए दहल जाता है। दोस्तों, क्या हुआ था और क्यों ऐसा मामला हुआ था, अगर आप लोग भी पूरी कहानी को सच्चाई के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं APH न्यूज़ 2.0 राहुल रावत के साथ। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये बिहार में एक ज़िला पड़ता है औरंगाबाद और इसी का नबी नगर के अंदर एक बड़वाना गांव है। यहाँ का रहने वाला प्रियांशु जो अपनी माँ के साथ रहा करता है। जो पिता होते हैं उनकी कुछ दिन पहले ही मौत हो जाती है। जो उनका बड़ा भाई होता है वो कहीं दूर जाकर रहा करता है। घर में अब प्रियांशु शादी योग्य हो जाता है। उसके लिए फिर पड़ोस के ही गाँव में एक लड़की देखी जाती है जो इटावा इला मुराद नगर गांव की रहने वाली होती है, जिसका नाम गुंजन होता है। गुंजन बहुत ही देखने में बिल्कुल बहुत सुथरी होती है। उसे देखकर जो प्रियांशु एक बार में ही कह देता है कि हाँ, मैं इसी के साथ में शादी करूंगा। शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है 10 मई 2025 को। बड़ी ही धूमधाम से इनकी शादी होती है। धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ने लगता है। 23 जून 2025 का वाकया होता है जब जो प्रियांशु होता है वो अपनी बहन से मिलने के लिए गया होता है। वहाँ से वापस आ रहा होता है जो चंदौनी उत्तर प्रदेश में है, और वहाँ से वो रेलवे स्टेशन जो इनके गाँव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है वहां पर आने वाला था, और आते आते उसे रात हो गई थी। अब यहां पर मां और पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और परेशान होकर नबी नगर जो स्टेशन है इनके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर गांव के एक लड़के सोनू से कहा जाता है कि तुम उसे लेने के लिए चले जाओ। वो बाइक लेकर चलने लगता है। तभी वो अपने साथ अपने एक दोस्त अनूप को और बुलाता है और अनूप को भी अपने साथ ले लेता है। साथ लेने के बाद वो दोनों के दोनों स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन पर प्रियांशु उनको मिल जाता है। प्रियांशु इनसे कहने लगता है कि बाइक मैं चलाऊंगा। जैसे लोग बाग आपस में दोस्त कहते हैं कि बाइक तारा भाई चलाएगा, उसी तरह से यहाँ पर ये यही कहता है कि बाइक मैं चलाऊंगा, और प्रियांशु बाइक चलाने लगता है और उससे वो थोड़े थोड़े आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जो गांव पड़ता है खाप नाम के गांव, और उसी जो जंगल है वहाँ पर, उसी जंगल से निकलते हुए आगे की तरफ आ रहे हैं। तभी इनकी साइड से एक बाइक निकलती है। बाइक पर दो लड़के सवार होते हैं। इनसे आगाह करता हुआ फिर इनकी बगल में जाकर थोड़ी आगे वो रुक जाती, जो एरिया बिल्कुल सुनसान होता है। वहाँ पर इनसे कुछ रास्ता पूछने लगते हैं, और रास्ता को जैसे ही ये बताने वाले होते तभी यहाँ पर जो बाइक पर पीछे बैठा हुआ व्यक्ति होता है ताबड़तोड़ 7 से 8 गोलियाँ चला देता है, जिसमें से 4 गोलियाँ इस प्रियांशु को लगती हैं। अब यहाँ पर जो दोनों लड़के उस बाइक पर पीछे बैठे होते हैं वो हक्का पक्का रह जाते हैं। वहीं पर शोर मचाने लगते हैं। शोर को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद जो मध्यम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर प्रियांशु को ले जाया जाता है। प्रियांशु से पहले वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, और जब यहाँ पर डॉक्टर साहब इसकी जाँच पड़ताल करते हैं तो डॉक्टर साहब इसे मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस अब इस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। सबसे पहले जो सस्पेक्टेड होते हैं वही दोनों लड़के सोनू और उसका दोस्त अनूप होते हैं। उन दोनों से पूछताछ की जाती है। पूछताछ में दोनों यही कहते हैं कि हम तो इसको लेने के लिए आए थे, हमें नहीं पता इसके साथ में हुआ क्या है। पुलिस वाले जब इनसे पूछने लगते हैं कि गोली इसको लगी थी, तुम्हें खरोच तक नहीं आई, तो यहाँ पर वो यही कहते हैं कि शायद वो लोग इसी को मारने के लिए आए थे, इसलिए हमें खरोच तक नहीं आई। उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। आसपास के CCTV कैमरों को भी खंगाला जाता है, लेकिन CCTV कैमरों में कहीं भी कोई पिक्चर साफ दिखाई नहीं देती।
अब यहाँ पर दोबारा से इन दोनों लड़कों को बुलाया जाता है तो अनूप यहाँ पर कहने लगता है कि साहब उस दिन वो दोनों के दोनों लोग यहाँ कुछ देर तो रुके थे और वो यही कह रहे थे कि शायद ये अभी मरा नहीं है। जो सामने से फ़ोन पर बातें हो रही थी वहाँ पर यही कहा जा रहा था कि तू अब इनको छोड़कर आ जाओ वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। इस तरह से वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करने लगती है। जो मोबाइल है यहाँ पर इस प्रियांशु का, उसकी CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उसमें पता चलता है इसकी पत्नी का भी फ़ोन आ रहा था, इसकी माँ का भी फ़ोन आ रहा था और भी कई रिश्तेदारों का फ़ोन आ रहा था। इसमें सस्पेक्टेड कोई भी दिखाई नहीं देता। पुलिस की जांच का दायरा अब आगे बढ़ने लगता है और जांच का दायरा इनके घर की तरफ आ जाता है। जब घर के अंदर जाकर देखा जाता है उस पत्नी के बारे में जब जांच पड़ताल करते हैं तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये भी सीधी सादी है, इसे भी कोई इन बातों से मतलब नहीं है। सास भी यही कहती है, आसपास के लोग भी यही कहते हैं। प्रियांशु के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो प्रियांशु को बहुत ही सीधा साधा बताया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर गुंजन के रूम के अंदर जाकर देखा जाता है, रूम की तलाशी ली जाती है तो रूम के अंदर एक मोबाइल और मिलता है। मोबाइल को देखा जाता है, उसके अंदर से डिटेल खंगाली जाती है तो यहाँ पर एक और ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। पता चलता है कि यहाँ पर ये लड़की अपने सगे फूफा से बहुत बार बात करती है जिसका नाम जीवन सिंह होता है, जिसकी उम्र लगभग 60 साल होती है। दोस्तों पुलिस एकदम से शक के दायरे में इस गुंजन को ले लेती है और इससे कहने लगती है कि ये कौन है, इसे तुम कैसे बातें कर रही हो। और साथ में ही उस दिन एक फ़ोन में 2 सिम डली होती हैं और एक और नंबर पर बार बार फ़ोन किया जा रहा था। दोस्तों यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ इन्होंने प्लान बनाया था। एक फ़ोन से तो ये अपने पति से बातचीत कर रही थी, दूसरे फ़ोन से उन क्रिमिनलों को ये बातचीत कर रही थी। और जब इसके फ़ोन की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उसमें 2 नाम सामने आते हैं, जिसमें एक का नाम जयशंकर चौबे और दूसरे का नाम मुकेश शर्मा होता है। दोस्तों 1 जुलाई 2025 को गुंजा को भी गिरफ्तार किया जाता है और इन दोनों को भी गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब सख्ती के साथ इनसे पूछताछ की जाती है तो गुंजन टूटती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों दरअसल गुंजन जब छोटी होती है तो वो अपने फूफा के घर पढ़ने के लिए चली जाती है। जब वो 12-13 साल की होती है, जैसे जैसे वो जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, जो फूफा का प्यार है उसके प्रति बढ़ने लगता है और एक दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। उस दिन से ही गुंजन अपने फूफा को चाहने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अप्रैल 2025 का महीना आ जाता है जब गुंजन की भुआ गुंजन को और उसके फूफा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। जो भुआ होती है वो अपने भाई पक्ष को पूरा मामला बताती है और यहाँ पर गुंजन की शादी जल्दी से जल्दी तय करने का वादा किया जाता है। दोस्तों फिर जल्दी जल्दी में ही गुंजन की शादी 10 मई 2025 को प्रियांशु के साथ कर दी जाती है। लेकिन गुंजन कभी भी प्रियांशु के साथ खुश नहीं होती। वो तो यही चाहती थी कि उसका जीवन उसके फूफा के साथ कटे, लेकिन यहाँ पर होनी को कुछ और ही मंजूर होता है। अब इसकी शादी तो हो जाती है, फिर ये घर में रहकर बार बार अपने फूफा से लगातार बातें करती रहती है। एक दिन प्रियांशु भी ये पूरा मामला देख लेता है। प्रियांशु से ये स्पष्ट कहती है कि अपने फूफा से बात कर रही हूं। तो अब ये प्रियांशु यहाँ पर कुछ नहीं कह पाता। दोस्तों अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतता, समय के हिसाब से एक दिन जो प्रियांशु होता है वो अपनी बहन के घर चला जाता है और वहाँ से जैसे ही वापस आ रहा होता है रेलवे स्टेशन पर 2 लड़कों को उसे लेने के लिए भेजा जाता है। इधर जो ये गुंजन होती है ये प्लानिंग कर रही होती है। प्लानिंग के तहत ही ये 2 शूटरों को बाइक पर उसकी लोकेशन दे देती है और वहीं पर लोकेशन पर ये दोनों के दोनों शूटर उस प्रियांशु को इस जहां से विदा कर देते। 7 गोलियां उसके ऊपर चलाई जाती हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए यहाँ पर इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फूफा अभी घर से फरार बना हुआ है। फूफा के लिए पुलिस दावा करती है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे भी सलाखों के अंदर ठोक दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? एक जवान लड़की एक बूढ़े 60 साल के व्यक्ति के अंदर अपनी इतनी प्यार की जो झलक है उसे देखती है और अपने नव युवक पति को छोड़कर उसी के साथ वापस जाना चाहती है। अगर लड़के के साथ रहना नहीं था तो तुझे इससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। घर वाले भी कह रहे थे तो तुझे साफ माना कर देना चाहिए था, लेकिन इस तरह से इसे जान से मारने की क्या ज़रूरत थी। फिलहाल के लिए यहाँ पर इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फूफा अभी भी फरार बना हुआ है, जल्द ही पुलिस उसे भी पकड़ लेगी, ये दावा करती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। पहला कमेंट आता है वो शंकर स्वामी जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राम गोसाई जी, दिल से दिल तक, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सपन देह जी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय सिंह जी, दिल से दिल तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, ज़बरदस्त, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, वेरी नाइस वीडियो, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। सुरेंद्र शर्मा जी नाइस वीडियो लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद मुजीर जी हमें लाजवाब लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।